नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि 4 बज चुके हैं और अब हम कार्यक्रम की शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। स्याही ब्लू रविवारीय पुस्तक वार्ता की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करते हैं। रविवारीय पुस्तक वार्ता की श्रृंखला में जिस कहानी संग्रह पर चर्चा होनी है उसका नाम है केदारनाथ आपदा। आपदाओं की बात करें तो आजकल कोविड की बहुत बड़ी आपदा हमारे सामने है। मैं इन आपदाओं के पीछे जो कारण होते हैं उसकी चर्चा अक्सर कथाकार, लेखक और कवि अपने अपने हिसाब से अपनी रचनाओं में करते रहते हैं। मैं कुछ पंक्तियां हैं जो आपदाओं से जुड़ी हुई है, जीवन की आपदाओं से, निशंक जी की, उनकी चर्चा कर लूं पहले कि मिट्टी, पानी और हवा, इन तीनों की वृक्ष दवा। वृक्ष कटे तो खेत कटेंगे, हरे भरे खलिहान बटेंगे। और इसी में बात करें तो नैतिकता का जिस तरीके से आज पतन हो रहा है और जिस प्रकार से मानव अमानव से कटा जा रहा है, उस पर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी की एक दो पंक्तियां हैं कि छल छद्म करेंगे हम जितने, उतना ही मैला मन होगा, बस सहज सरल जितने होंगे उतना ही सुंदर जीवन होगा। तो इन आपदाओं के बीच में भी जीवन के सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए ऐसी चर्चाएं निहायत जरूरी है कि समाज को दिशा दे सके। इसी परिचर्चा चर्चा में आज हम कहानी जिस संग्रह पर बात करने जा रहे हैं रमेश पोखरियाल जी की, वो केदारनाथ आपदा है। और हमारे साथ जो चर्चाकार जुड़े हुए हैं वो प्रोफेसर स्मर प्रिया मिश्रा और प्रोफेसर जोहरा अफजल, डॉक्टर दिलीप मेहरा, डॉक्टर कपिल पवार और डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर। और ये सभी लोग अपने अपने फील्ड के बड़े विद्वान हैं, क्षेत्रीय कथाकार हैं, कोई समीक्षक हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले लोग हैं। तो चर्चा बेहद खूबसूरत होगी। हम सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। इस श्रृंखला में जुड़ने वाले सभी दर्शकों का आभार भी प्रकट करते हैं और हम अपने वक्ताओं का आभार प्रकट करते हैं। और इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए हम आपको लिए चलते हैं डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी के पास, जो कि कार्यक्रम की रूपरेखा आपके सामने रखेंगे। और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी को विधिवत मंच सौंपा जाएगा। उससे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी के पास। आप सभी वक्ताओं का स्वागत करते हुए हम चलते हैं डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी के पास। सर, आपका बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की जो विधिवत शुरुआत होती है वो आपके शब्द से होती है। आज फिर एक बार जो है हम इस कड़ी में आ पहुंचे हैं, तो आप मंच आपके हवाले। डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह, आपका बहुत 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 स्वागत है और बहुत अभिनंदन है। वास्तविकता ये है कि आपके प्रयास से ये रविवारीय वार्ता हमारी निरंतर चल रही है। हिमालय विरासत न्यास और स्याही ब्लू बुक्स दोनों के संयुक्त तत्वावधान में हमारी यह वार्ता की श्रृंखला निरंतर चल रही है। और बहुत प्रसन्नता है कि आज हम जिस कहानी संकलन पर बात करने जा रहे हैं वो कहानी संकलन है केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियां। केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियां, इसे याद करने के लिए मैं आपके सामने 16 जून 2013 की वो बात लाना चाहूंगा जब मूसलाधार वर्षा के कारण हमारे देवभूमि उत्तराखंड में भयंकर जल प्रवाह प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और 17 जून को प्रातःकाल जब सारे समाचार माध्यमों ने ये बताया कि सैकड़ों यात्रियों और उस क्षेत्र में रहने वाले मनुष्यों की और पशुओं की मृत्यु हो चुकी है, तो सारा हमारा भारत उस समय इस आपदा से हिल गया। सच बात यह है कि कामायनी में हम लोगों ने जल प्रलय की स्थिति देखी है, लेकिन महाकवि जयशंकर प्रसाद ने तो प्रलय को पुराणों में पढ़कर कामायनी में रचा था। लेकिन हमारे कहानीकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी आंखों से, खुली आंखों से जल प्रलय को देखा है। सबसे बड़ी बात इन कहानियों के पीछे
जो कहना ये है कि निशंक जी एक बड़े प्रखर राजनेता रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी एक बार ऐसी आपदा देव भूमि उत्तराखंड में आई थी और उनके प्रयासों से जनधन की हानि होने से बहुत बचा लिया गया था उत्तराखंड को। लेकिन 16 जून 2013 की मूसलाधार वर्षा के कारण जो जल प्रलय उत्पन्न हुआ था उसने व्यापक जनहानि धन हानि की थी। उस समय रमेश पोखरियाल निशंक पहले राजनेता थे जो किसी भी तरह उस क्षेत्र में पहुंचे थे और वहां पहुंचकर जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था उसी को एक प्रखर पत्रकार होने के नाते, एक लेखक होने के नाते, कहानीकार होने के नाते, संवेदनशील कवि होने के नाते उन्होंने अपनी लेखनी से शब्दबद्ध किया है। मैं बहुत लोग लिखते हैं लेकिन कहानियों में रिपोर्टाज को ले आना, कहानियों में पत्रकारिता को ले आना, ये बड़ा विलक्षण प्रयोग होता है। मैं आपको ये पुस्तक दिखा रहा हूँ, इसमें सच्ची कहानियां इसके साथ जुड़ा है, केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियां। और इसके बाद एक और पुस्तक आई थी, केदारनाथ आपदा प्रलय के बीच। ये एक प्रकार से पत्रकार के रूप में सारी घटनाओं को समेटने का बहुत बड़ा प्रयास था। और एक तीसरी पुस्तक अब निशंक जी की आ रही है जिसमें उपन्यास के रूप में उन्होंने इस आपदा को केंद्र बनाकर उस समय की घटनाएं लिखी हैं। आज की ये श्रृंखला विशेष होने जा रही है इसलिए कि इस श्रृंखला में आज 5 राज्यों के विद्वान वक्ता जुड़ रहे हैं। आज की अध्यक्षता कर रही हैं डॉक्टर स्मर प्रिया, जो पूर्व प्रोफेसर और भाषा संस्थान की संकाया अध्यक्ष हैं रेवेन्सा विश्वविद्यालय कटक से। मेरी बेटी हैं वे। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर स्मर प्रिया का। मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ होंगी डॉक्टर जोहरा अफजल, जो पूर्व प्रोफेसर और अध्यक्ष हैं कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर। हमारे साथ वक्ता में सरदार पटेल विश्वविद्यालय वल्लभ विद्यानगर से प्रोफेसर दिलीप मेहरा हैं। और दूसरे वक्ता के रूप में HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के हिंदी विभाग में डॉक्टर कपिल पंवार हैं, जिन्होंने निशंक के कथा साहित्य पर PhD की उपाधि प्राप्त की है। और आज का संचालन करेंगे डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर, जो बरौनी बिहार से हम लोगों के बीच हैं। निश्चित रूप से हमारे अनिरुद्ध सिंह और सत्यभान के प्रयासों से, साथ साथ हिमालय विरासत न्यास के डॉक्टर बेचैन के प्रयास से ये श्रृंखला निश्चित रूप से ऐतिहासिक होने जा रही है, क्योंकि आज की कहानियां साधारण कहानियां नहीं है जो मनोरंजन के लिए लिखी जाए। मुझे विश्वास है कि हमारे सभी वक्ता आज भरपूर मन से इन कहानियों पर अपना विचार रखेंगे। मैं चाहूंगा हर वक्ता 10 से 12 मिनट तक अपनी बात कहे, और अगर अपने विचारों को लिपिबद्ध करके लेख के रूप में दे सकेंगे तो हमने तय किया है कि हम इन श्रृंखलाओं को पुस्तक के रूप में भी लाएंगे। मैं सौंप रहा हूं डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर को। जी सर, नमस्कार। आप सभी विद्वत वृंद का आज के रविवासरीय ब्लू पुस्तक वार्ता में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज डॉक्टर निशंक जी के रचना संसार के अंतर्गत केदारनाथ आपदा नामक कथा संग्रह पर हम लोग बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी, कार्यक्रम संयोजक हैं डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार और सत्यभान जी, कार्यक्रम के आयोजक स्याही ब्लू बुक्स दिल्ली हैं, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं हिमालय विरासत ट्रस्ट। हम इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की
साहित्यिक अवदानों पर किंचित दृष्टिपात करना चाहते हैं। वस्तुतः निशंक जी में राजनीतिक और साहित्यिक का मणिकांचक संयोग रहा है। अपनी राजनीतिक व्यस्तताओं के बावजूद भी साहित्यिक सर्जन की एक सुदीर्घ परंपरा और श्रृंखला है इनके पास। डॉक्टर निशंक की अब तक करीब 10 काव्य संग्रह, 10 उपन्यास, 12 कथा संग्रह, 6 बाल साहित्य, 2 पर्यटन ग्रंथ, 2 व्यक्तित्व विकास सहित 4 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनकी रचनाओं का विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, तो देश के शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों में इनके ऊपर पीएचडी हो रही है। आइए हम लोग आज के विषय पर चर्चा करें। आज का विषय हमारा है केदारनाथ आपदा कथा संग्रह। इस कथा संग्रह में कुल 21 कहानियां हैं जो पूर्णतः त्रासदीपूर्ण है। वस्तुतः इन कहानियों में निशंक जी ने वक्ताओं को निमंत्रित कर लीजिए। 2 मिनट सर। त्रासदीपूर्ण के समय वेदनाओं के बीच मानवीय संवेदनाओं को तलाश की है। आज भी उस प्राकृतिक आपदा का स्मरण मात्र से रूह कांप जाती है। वैसी त्रासदी की कहानी में संजोने का जो साहस निशंक जी ने किया है, वस्तुतः वह सराहनीय और प्रशंसनीय है। तो आज के इस वार्ता के अध्यक्ष के रूप में रेवेशा विश्वविद्यालय कटक उड़ीसा की डीन ऑफ लैंग्वेज प्रोफेसर स्मृति प्रिया मिश्रा जी हैं, और हमारे मुख्य वक्ता के रूप में कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर के हिंदी विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग के पूर्व प्रोफेसर जोहरा अफजल हैं, जिनका मैं अभी स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इन शब्दों के साथ कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो आइए अब हम लोग जोहरा अफजल को यह मंच उनके हवाले करते हैं। अभी हमारे बीच वो उपस्थित होंगी और केदारनाथ आपदा विषयक संगोष्ठी के बारे में वह बताएंगी। स्वागत है जोहरा आपका। देखें अनिरुद्दीन की आवाज नहीं आ पा रही है। मैडम आप अपना माइक ऑन करें। जोहरा अपना माइक ऑन कर लीजिए। ठीक है। आदरणीय अरुण जी, प्रोफेसर मिश्रा जी, डॉक्टर दिलीप मेहरा जी, डॉक्टर कपिल पवार जी एवं डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी, नमस्कार। मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने इस वार्ता में मुझे सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। रमेश पोखरियाल निशंक जी का प्राकृतिक आपदाओं पर आधारित कहानी संग्रह केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियों में अत्यंत संवेदनशीलता एवं सजीवता समाई हुई है। प्राकृतिक दैवीय आपदा का कहर केदारनाथ सहित बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब सहित उत्तराखंड के अनेक स्थानों पर भयंकर वर्षा के विनाशकारी रूप से चारों ओर त्राही त्राही का जो वातावरण दिखाई दे रहा था, उसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया था। और यही संवेदनाएं हमें इनके इस कहानी संग्रह में देखने को मिलती है। संग्रह में संकलित प्रथम कहानी संग्रह और मैं कुछ नहीं कर सका में लेखक ने एक पशु के माध्यम से प्रेम, अपनत्व, वफादारी, कर्तव्य निष्ठा जैसे मूल्यों को उजागर किया है। प्रत्येक वर्ष यात्रा आरंभ होते ही दयाल अपने घोड़े डब्बू के संग आजीविका हेतु केदारनाथ की यात्रा के लिए जाता है। डब्बू उसके और उसके परिवार वालों के लिए एक पशु नहीं अपितु घर के एक सदस्य जैसा है। एक पशु होकर भी उसमें संवेदनशीलता कूट कूट कर भरी हुई है।
जब इस चीज का उदाहरण हमें तब मिलता है जब दयाल अपनी पुत्री और माँ और पत्नी से मिलने के लिए और अपनी बच्ची के लिए जो सामान खरीदता है वो उसको दिखाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको अपने घोड़े को, घोड़ा उसको हम घोड़ा नहीं कहते हैं, उसका वो बच्चा ही है, समझ लीजिए। जब उसको दिखाता है तो वो घोड़ा इतना प्रसन्न होता है कि वो अपनी खुशी दिखाने के लिए हिनहिनाने लगता है। वो अपनी खुशी जो है, अपनी प्रसन्नता हिनहिनाकर प्रकट करता है। माँ के हाथों का खाना, दयाल की पत्नी सुशीला के दुलार तथा उसकी पुत्री रेणु के संग खेलना व उसकी खिलखिलाती हंसी की स्मृतियां डब्बू को व्याकुल कर देती है। किंतु अचानक तीव्र वर्षा के कारण हुए भूस्खलन के मलबे में फंसे दयाल को बचाने की डब्बू की छटपटाहट उसकी अपने मालिक के प्रति प्रेम भावना को दर्शाती है। उस आपदा में दयाल अपने प्राण गवा बैठता है, अपने मालिक को न बचा पाने की ग्लानि तथा उसे अपनी आंखों के सामने मरता देख डब्बू को अंदर तक साल जाता है। वो डब्बू जिस समय उसका मालिक मलबे में फंसा होता है तो डब्बू अपने प्राणों को नहीं बचाना चाहता, वो जंजीर तोड़ना चाहता है ताकि वो अपने प्राणों, वो जंजीर तोड़कर अपने मालिक के प्राणों की रक्षा कर सके, लेकिन वो नहीं कर पाता। पिता समान मालिक की मृत्यु तथा उसे न बचा पाने की पीड़ा वो केवल रोकर और जोर जोर से हिनहिनाकर व्यक्त करता है। एक पशु होकर भी वो अपना दायित्व निभाना जानता है। अपने मालिक के बिना वो अपराध बोध से सिर झुकाए सामान सहित जब घर में प्रवेश करता है तो घर में हाहाकार मच जाता है। लोग दयाल की पत्नी और माँ को सांत्वना देते हैं, किंतु डब्बू की पीड़ा को कोई समझ नहीं पाता। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने इस बात को दर्शाने का प्रयास किया है कि प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। यह कहानी मानव और पशु के असफल हो पाती है तो उसकी सारी आशाएं निराशा में ढल जाती है। इसके अतिरिक्त ये जब एक कहानी है घर वापसी। ये कहानी एक ऐसे युवक की कहानी है जो बहुत ही माता पिता के लाड़ प्यार ने जिसको बहुत बिगाड़ दिया है, जो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता और लोगों का शोषण करता है, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है, पढ़ने लिखने में बिल्कुल निकम्मा है, 2-3 बार फेल हो चुका है और जिसके कारण पिता उसको नाराज होकर उसको घर से निकाल देते हैं, वहां से अपने घर से निकाल देते हैं। वो चला जाता है, लोगों को लूटता है, वो एक तरह का
जो है कहेंगे जिसको उसे आतंकित करते हैं लोग, उससे गुंडा मवाली जैसा व्यवहार करता है, किंतु अचानक उसका जीवन जैसे बदल जाता है। केदारनाथ की आपदा जो है उसको अंदर तक झकझोर कर रख देती है। जो वो वातावरण वहाँ का देखता है, लोग जिस तरह से वहाँ मर रहे हैं, जिस तरह से वहाँ लोग उस बहते चले जा रहे हैं, लोगों के घर बहते चले जा रहे हैं, तो उसके अंदर से जैसे वो द्रवित हो उठता है और वो फिर उन लोगों की सहायता करने में अपना जीवन लगा देता है। जो जब वो कभी किसी लोगों के कष्टों का कारण बना था, जिससे सभी लोग घृणा करते थे, वो अकस्मात इतना बदल जाता है कि पीड़ितों की सहायता करना, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, उनके लिए दवाइयाँ भी, भोजन आदि की व्यवस्था करने में उसे असीम आनंद की अनुभूति होती है। 1 महीने तक वो लोगों की सेवा में लगा रहता है और अंत में उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और फिर वो अपने पिता से अपने अपराधों की क्षमा मांगकर अपने घर वापस चला जाता है। ये जो हम देखते हैं कि इन्होंने जितनी भी कहानियां, जितनी मैंने पढ़ी हैं, इनकी कहानियां, निशंक जी की जो मैंने कहानियां पढ़ी हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने जो हमारे समाज में व्याप्त समस्याएं हैं, इस कहानी संग्रह में उन कहानियों के माध्यम से उन सभी समस्याओं को उन्होंने उजागर किया है, निशंक जी ने। जिस प्रकार से एक और जहां दिखाते हैं कि अपने ही जाल में फंसी शांति अपने पति की मृत्यु की कामना करती है, लेकिन दूसरी ओर मुआवजा कहानी में अपने मालिक के मर जाने के स्थान पर वो व्यक्ति जो है उसको मजदूरी नहीं मिलती, तो वो अपने मरने की कामना करता है कि वो खुद अपने मालिक की जगह क्यों नहीं मर गया। तो यहाँ एक मजदूर वर्ग की जो विवशता है, वो हमें, उसकी जो छटपटाहट है वो हमें दिखाई देती है। उसके अलावा इन कहानियों में हमें कहीं भ्रष्टाचार भी दिखाई देता है कि मुझे पूरा उस कहानी का नाम याद नहीं है, भ्रष्टाचार से संबंधित जो कहानी है। हाँ, सब एक जैसे नहीं होते। एक कहानी है निशंक जी की जिसमें दिखाया है कि वो वहां से सहायता आती है उस गांव के लिए, मगर वो सहायता बीच में ही लोग जो है वो खा जाते हैं, लूट लेते हैं, उन तक नहीं पहुंच पाती। तो वहां फिर एक बंदा, एक लड़का आता है जो कहता है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि किन लोगों को वास्तव में इसकी आवश्यकता है। तो पता चलता है उसका शीर्षक जो है, सब एक जैसे नहीं होते, कोई अच्छा भी होता है। तो इनकी जितनी भी कहानियां हैं वो भ्रष्टाचार पर आधारित है, जिसमें आप कहेंगे हृदय परिवर्तन है, और जिससे हम कहेंगे कि अंदर का जो उनका जो एक तड़प है, एक कसक जो है, और अपने जीवित रहने की जो आकांक्षा है, जो चाह है उनके अंदर, वो एक छटपटाहट है, वो हमें इन कहानियों में देखने को मिलती है। 3-4 कहानियां मैंने इनकी पढ़ी हैं अभी। जब मैं पेपर लिखूंगी तो मैं इंशाल्लाह पूरा पढ़ के और पूरा भेजूंगी, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं इतना अधिक उन पर बात नहीं कर पाई। लेकिन जहाँ तक जितनी भी मैंने पढ़ी है, मगर मैंने ये देखा है कि उनकी वही सारी कहानियां जितनी भी मैंने पढ़ी है, उनमें यही जो आज हमारे समाज में इन्होंने आधार जरूर बनाया है, शीर्षक उन्होंने डाला है, और जो शीर्षक उन्होंने जिस कहानी का दिया है वो अत्यंत सटीक शीर्षक है। जैसे सब एक जैसे नहीं होते, घर वापसी, अपने ही जाल में, मैं कुछ नहीं कर सका, इस तरह की जो चीजें हैं, जो शीर्षक हैं, वो कहानी में वास्तव में वो बिल्कुल, यानी कहते हैं उनका शीर्षक बिल्कुल सार्थक हमें दिखाई देता है। तो और भाषा उनकी इतनी यानी सरल और सजीव है कि कोई भी व्यक्ति पढ़कर उन कहानी को समझ सकता है और उनकी कहानी का को जिसको कहेंगे आत्मसात कर सकता है और उसका आनंद ले सकता है। तो मैं समझती हूँ कि मैं, क्योंकि मेरे पास 3-4 कहानियों को पढ़ने का ही अवसर मिल पाया था, तो बहुत अधिक गहराई से मैं उनको नहीं पढ़ पाई हूँ। तो आशा है कि अब आगे जो मैं पेपर भेजूंगी तो उसको पूरी तरह से पढ़कर और अच्छी तरह से उनको वो कर पाऊंगी। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, आवाज जा रही है अब? जी अब आ रही है जी। जोहरा अफजल जी को आपने केदारनाथ
आपदा कथा संग्रह पर बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि डालकर उसका अच्छा विश्लेषण आपने किया है। आपने इस कहानी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि हमारे समाज में व्याप्त समस्याओं और विसंगतियों को निशंक जी ने किस तरह से प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस कथा संग्रह में भ्रष्ट तंत्र की पोल भी खोली है और आज की आदमी की जो आत्मिक पीड़ा है, जिजीविषा है और जीवटता है, उसका भी प्रतिबिंब इस कहानी संग्रह में आपने खोजा है और बताया है। वस्तुतः निशंक जी ने, जहां तक मेरा मानना है कि वस्तुतः निशंक जी ने इस कहानी में केदारनाथ आपदा के बहाने वैश्विक आपदा की बात की है जी। आज हमारे देश में जो अनेक प्रकार की जो आपदा है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव से जुड़ा हुआ हो, उस पर उन्होंने दृष्टिपात की है और उसको दूर करने का उन्होंने भरसक प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जोहरा अफजल जी को। अब आगे मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप मेहरा जी को इस मंच पर बुलाना चाहूंगा। प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप मेहरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। आए दिलीप जी। हेलो डॉक्टर दिलीप मेहरा। अनिल जी देखिए, अनिल जी कहाँ है दिलीप मेहरा जी? हेलो, हाँ दिलीप कहाँ है दिलीप मेहरा जी? दिलीप मेहरा जी आप उपस्थित हों। यदि अभी नहीं है तो पवार जी को बुलाया जा सकता है। ठीक है, अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर कपिल पवार जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। की शोभा हो वह परिचर्चा में भाग ले। डॉक्टर कपिल पवार जी। इस मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। मैं सौभाग्यशाली मानता हूं खुद को कि मैं उस मंच से जुड़ा हूं जिसके संरक्षक डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण सर हैं, जो मेरे भी संरक्षक हैं। मेरे लिए सुखद क्षण है कि इस मंच से जुड़ा हूं जहां प्रोफेसर मिश्रा मैम, प्रोफेसर जोहरा अफजाल मैम, डॉक्टर दिलीप मेहरा सर जैसी विशेष शख्सियत जुड़ी है। मैं कार्यक्रम संचालक डॉक्टर प्रभात कुमार जी का भी धन्यवाद करता हूं और शाही ब्लू बुक दिल्ली और हिमालयन विरासत ट्रस्ट का विशेष धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस पर चर्चा का हिस्सा बनाया। धन्यवाद इस बात के लिए भी कि आपने देवभूमि उत्तराखंड के सपूत प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को की उन कहानियों को चर्चा का विषय बनाया और जिसमें केदारनाथ आपदा नहीं बल्कि मानव मन की हर संवेदना को बयां करती हुई कहानियां हैं। डॉक्टर निशंक जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। उन्होंने संघर्ष के पड़ावों को पार करते हुए अपनी मंजिल का सफर तय किया है। वो एक साहित्यकार के रूप में मेरे आदर्श हैं। उनका साहित्य एक विस्तृत फलक पर है जिसमें हमें तमाम विधाओं की रचनाएं देखने को मिलती है और आज आयोजक मंडल द्वारा ये परिचर्चा उनके कहानी संग्रह केदारनाथ की सच्ची कहानियां कहानी संग्रह पर रखी गई है। तो इस संग्रह की हर कहानी विशेष संवेदना को व्यक्त करती है। कहानी संग्रह के विषय में लेखक का वक्तव्य है कि मैंने जो कुछ वहां देखा और वहां लोगों से मिलकर जाना, उन्हीं घटनाओं को इस पुस्तक की कहानियों का विषय बनाया। तो कथाकार रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा रचित जो ये कहानी संग्रह है, ये 2014 में प्रकाशित हुआ और ये कहानी संग्रह 2013 की जो भीषण आपदा थी उस पर आधारित है। मैं उस दौर में खुद पत्रकारिता करता था और मैंने खुद निशंक जी की उस छटपटाहट को देखा था जो वो उस आपदा ग्रसित क्षेत्र में लोगों से मिलना चाहते थे और वहां तक पहुंचना चाहते थे। तमाम कोशिशें उन्हें वहां तक न जाने के लिए प्रशासन ने की, लेकिन एक साहित्यकार का हृदय होता है जिसमें संवेदनाएं होती है कि वो जनता से सीधा मिलना चाहता है। तो इस कथा संग्रह में आपदा के बाद जो उभरी समस्याएं थी और कई
एक कहानी है, मैम ने अभी बताया भी कि और मैं कुछ न कर सका। ये कहानी जो है वो एक कथा वस्तु की दृष्टि से एक अलग भावबोध की कहानी है। निशंक जी मूलतः संवेदना के कवि भी हैं और कथाकार भी हैं, और मैं कुछ न कर सका जो कहानी है, जब हम इसे देखते हैं तो इसमें जो पात्र है दयाल और डब्बू, वो कहीं न कहीं जो डब्बू है, जो एक घोड़ा है, वो हमें ऐसा लगता है कि मानो जैसे कथा सम्राट प्रेमचंद की दो वेलों की जोड़ी जो एक कहानी है, उसमें हीरा मोती के प्रति प्रेमचंद की जो संवेदना है, इसी संवेदना हमें डब्बू जो एक घोड़ा है उसके प्रति इस कहानी में दिखाई देती है। आमतौर पे हमने महादेवी वर्मा की कहानियां और कुछ कविताएं भी देखी है जो पशु प्रेम को लेकर लिखी गई है। जैसे एक गिल्लू है, एक गोरा गाय है, तो इस तरह का जो पशु प्रेम है वो हमें इस कहानी में दिखाई देता है। और अंत में जो इस बहुत सुंदर जी तो अंत में जब हमें ये दिखाई देता है कि जो डब्बू होता है वो घर लौट आता है, तो एक पशु की जो संवेदना होती है उसको एक पाठक भी महसूस कर सकता है, और लेखक ने भी उसे महसूस किया है कि जिस अपराध बोध से डब्बू जो एक घोड़ा है उसके आंसू जो निकलते हैं, वो अपने आप में पूरी एक कहानी को बयां करता है, और पाठक भी पूरी स्थितियों से द्रवित हो उठता है। तो दो अलग-अलग जाति के पशु और जो मनुष्य है उनके बीच में किस तरह का प्रेम हो सकता है, ये हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। और इसी तरह एक कहानी है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, कि भीड़ के बीच एक अंतिम कहानी है इस कहानी संग्रह की, जिसमें एक अलग लेखकीय दृष्टि है, जिसमें विस्तृत फलक पे हम लेखक की दृष्टि को देख सकते हैं कि जैसे एक कीर्तिकार होता है, एक लेखककार जो होता है, उसकी जो संवेदनाएं होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, और संपूर्ण लोक में एक समान हृदय से वह संवेदनाओं को महसूस करता है। और रचनाकार आदर्श जीवन मूल्यों को कहीं न कहीं अपनी लेखनी का एक आधार बनाता है। इस कहानी में हम देखते हैं भीड़ के बीच में कि जो संवेदना दृष्टि है केदारनाथ आपदा क्षेत्र में, वो एक असहाय हो चुकी एक नेपाली मूल की एक महिला के प्रति है। और जो एक महिला है इसमें धनमती, वो 3 साल के बच्चे को लेके घूम रही होती है, शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही होती है, और डीएम और एसडीएम के चक्कर मारने के बाद जब थक चुकी होती है, तो उस नेपाली मूल की महिला पर कोई ध्यान देने वाला नहीं होता है। तब लेखकीय दृष्टि उस पर इस तरह से पड़ती है कि भीषण आपदा में जो नेपाली मूल की जो ये महिला होती है, ये जब एक जो उस क्षेत्र में एक राजनेता जाता है तो उसके पास पहुंचती है, तो वो भी उसे नेपाली मूल की समझकर कह देता है कि इसे नेपाल छोड़ दिया जाए। जबकि उस महिला का जो दर्द होता है वो अपने पति और अपने बच्चों के प्रति होता है, जो केदारनाथ आपदा में लापता थे। और ऐसे में एक राजनेता का ये कहना कि इसे नेपाल छोड़ दिया जाए, एक अमानवीय स्थिति है उस महिला की, जो 12 साल पहले उस क्षेत्र में आ चुकी थी। गुप्तकाशी नाम है इस कहानी में। उस क्षेत्र में आ चुकी थी और इसे ये भी पता नहीं कि नेपाल किस दिशा में है और नेपाल में उसका कौन है। वो अगर उसे नेपाल छोड़ दिया जाता है तो वह किसके पास वहां जाएगी। तो इस तरह की कार्यवाही जब शासन प्रशासन के द्वारा होता है उस आपदा क्षेत्र में, तब एक लेखक ही उस संवेदना को समझ सकता है कि एक महिला पर क्या गुजरती है। और एक विचार मुद्रा में वो धनमती जो महिला है वो बैठ जाती है कि आखिर अब उसके जीवन में क्या होगा। तो हमने इस कहानी संग्रह में प्रमुख रूप से यही देखा कि मानवीय संवेदनाओं को लिखकर को लेखनी बनाया है निशंक जी ने, और भावुकता और सहानुभूति के ही लेखक की संवेदनशीलता में दिखाई देती है हमें, जिसमें हम आलोचना पक्ष को कमजोर मान सकते हैं और संवेदना की वस्तु को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो इन कहानियों की अधिक है। आमतौर पर उन्होंने ऐसी यात्रा कहानियों को वास्तविकता से अधिक उभारने की कोशिश की है। उनकी जो अन्य कहानियां हैं इस पे वो सब एक जैसे नहीं होते, और इसमें पलायन का दर्द और एक पलायन किए हुए व्यक्ति का मातृभूमि के प्रति
किस तरह की पीड़ा होती है वो दिखाई देती है। एक रिश्ता दिल का इसमें भी दो अपरिचित जो आपदा में फंसे हुए यात्री होते हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के मददगार बनते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। तो निशंक जी की अधिकांश कहानियां हम और कहानी संग्रह में भी देखते हैं कि एक फ्रांसीसी कहानीकार है डब्ल्यू समरसेट मॉम, उनकी यात्रा में बटोरी हुई कहानियों की तरह हमें उनकी अन्य कहानी भी दिखती है, जिसमें उत्सर्ग कहानी उनकी है, विपदा जीवित कहानी है, वो कहानी है जो अन्य संग्रह में है। तो निशंक जी की जो कहानियां हैं वो हर एक कहानी एक शोध का विषय है, जिसमें लोक संस्कृति, संस्कार, सभ्यता के बीच हमें जीवन दृष्टि दिखाई देती है। उम्मीद करता हूं कि आयोजक मंडल ऐसे कार्यक्रम आगे भी आयोजित करेगा, जिससे तमाम कहानियों पर एक दृष्टि डाली जा सकती है। और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा इस निवेदन के साथ कि अगर मैंने समय ज्यादा ले लिया हो या कुछ से गलती हुई हो तो क्षमा करेंगे। धन्यवाद। सुंदर कपिल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। प्रभात जी, बहुत सुंदर कपिल जी, आपने बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत बेहतर कहा है और आपने जो मूल रूप से निशंक की कहानियों को मानवीय संवेदनाओं से जो जोड़ा है वह निश्चित तौर पर बेजोड़ है। वस्तुतः उनकी जितनी भी कहानियां हैं वह मानवीय संवेदनाओं से ही ओतप्रोत हैं। मैं एक कोट करना चाहूंगा कि मॉरिशस के महामहिम राष्ट्रपति सर अनिरुद्ध जगन्नाथ ने निशंक की कहानी के बारे में, उनकी रचना संसार के बारे में क्या कहा है, जरा सुनेंगे कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक साहित्य विधाओं का बिजोड़ संगम है। उनकी कविताएं जहां एक ओर आम जन को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ती है, वहीं उनकी कहानियां पाठकों को आम आदमी के दुख दर्द व यथार्थता से परिचित कराती है। प्रभात जी, मैं आप अपने गर्व से कैमरे कह को सकता हूं देखिए, कि शायद मैं आपकी भारत के तस्वीर नहीं आ रही है हमारे सामने। प्रभात जी, कैमरा ठीक कर लीजिए अपना। एक मिनट सर, आपकी आवाज आ रही है, चित्र नहीं आ रहा है। प्रभात अब जी, आया, बहुत बढ़िया। जी सर, फिर कीजिए। जी सर, हाँ सर। अभी नहीं आया, फिर गायब हो गया है। हाँ, अब आ गया है। अब बोलिए। हाँ सर, मैं कह रहा था सर कि सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी ने उनकी कहानियों के बारे में कहा है कि उनकी कहानियों पाठकों को आम आदमी के दुख दर्द व यथार्थ से परिचित कराती है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं भारत में ऐसे व्यक्ति से मिला हूँ जो विलक्षण, उदार हृदय वाले, विनम्र, राष्ट्रभक्त, प्रखर एवं संवेदनशील साहित्यकार है। उन्होंने कहा था, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा है उनके बारे में दो शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि सक्रिय राजनीति में रहते हुए भी जिस तरह से डॉक्टर निशंक साहित्य के क्षेत्र में लगातार संघर्षरत हैं, वह आम आदमी के वश की बात नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे अपनी लेखनी के जरिए देश के नीति नियंताओं के समझ विभिन्न मुद्दों को लेकर अनेक प्रश्न खड़े करेंगे। चलिए, मैं अपनी इस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप मेहरा जी को फिर से आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप मेहरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, नमस्कार दिलीप जी। जी सर। नमस्कार। आप शाही ब्लू, हाँ जी, आपका कैमरा ठीक हो जाए। ठीक, बहुत अच्छा। आपको देख रहे हैं हम। मेरा कैमरा ठीक ही है सर। ठीक हो गया। हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है जी सर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। हाँ जी। शाही ब्लू रविवार ये पुस्तक चर्चा 9 और रमेश पोखरियाल जी की कहानियां, मतलब कि केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियां जी पर कार्यक्रम हो रहा है। उसके अध्यक्ष स्मर प्रिया मिश्रा जी, मुख्य वक्ता प्रोफेसर जोहरा अफजल जी, मेरे साथी वक्ता जिन्होंने बहुत सुंदर व्याख्यान दिया डॉक्टर कपिल पवार जी, संचालन जो कर रहे हैं प्रभात कुमार जी, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार सत्यवान सिंह एवं
पूरे कार्यक्रम के बिल्कुल केंद्र में जो मैंने पिछली बार भी देखा था, ऐसे साहित्यकार योगेंद्र नाथ शर्मा जी, बहुत बहुत अभिनंदन सर, आप इतना जबरदस्त टिप्पणी करते, हमें आनंद होता है। मित्रों, ये पोखरियाल जी की कहानियां, निशंक की कहानियां मैं पिछले 2-3 दिन से पढ़ रहा था और अनंग प्रकाशन के माध्यम से मुझे कहानियां प्राप्त हुई थी। हालांकि उनके उपन्यास मेरे पास थे और हमारे यूनिवर्सिटी में भी निशंक जी पर शोध कार्य हो रहा है। एमफिल भी एक लड़का जो कर चुका है, पीएचडी समग्र साहित्य को लेकर एक विद्यार्थी कर रहा है। लेकिन जब मैंने उनकी कहानियां पढ़ी तो मुझे प्रेमचंद जी याद आ गई। आप देखेंगे कि ये पोखरियाल जी की कहानियों में कोई बड़े बड़े शब्द नहीं है, एकदम सरल स्वाभाविक शब्दों में लेखक ने अपनी बात बताई है, जिस कारण एक सामान्य पाठक भी उनकी कहानियों को आराम से समझ सकता है। और उनकी कहानियों में मैंने देखा है कि जो केदारनाथ की आपदा की सच्ची कहानियां, उसके साथ साथ केदारनाथ के आसपास उत्तराखंड का जो माहौल है, उनका जो ग्रामीण सरोकार है, वो बिल्कुल रूबरू हमारे सामने मतलब हमारे सामने खड़ा हो जाता है। मैं 21 कहानियों में से 2 कहानियों पर ज्यादा अपनी बात रखने का प्रयत्न करूंगा। मैं उनकी मुआवजा कहानी मैंने पढ़ी और उस पर मेरी चर्चा होगी। मित्रों, आप सबको मालूम है कि जो आपदा हुई थी 2013 में और सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने 6 लाख रुपया मुआवजा देने का देने की बात की थी और कई लोग, आज तक कई लोगों के पत्ते नहीं मिले। इतने हजारों की तादाद में लोग जान गंवा बैठे थे। तो ये मुआवजा कहानी में भी इसी प्रकार का संकेत पोखरियाल जी ने, निशंक जी ने किया है। कहानी है पिथौरागढ़ जिला, जनपद पिथौरागढ़, और गांव का नाम है खड़गाड़ गांव। वहां का एक सामान्य मजदूर रामदीन की कहानी है। मैं कहानी पढ़ता गया, 2-3 बार कहानी पढ़ता गया तो मुझे प्रेमचंद जी की कहानियों का एहसास हुआ। ये इतना गरीब मजदूर रामदीन है कि बेचारा उनके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। उनको तो चिंता है शाम को क्या खाएंगे हम, शाम को दाल रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसकी चिंता है उस कहानी में। और बाद में उनको पता चला कि ये केदारनाथ है मंदिर, वहां हम चले जाएंगे तो 6 महीने में गौरीकुंड करके क्षेत्र है केदारनाथ के वहां, तो वहां मैं चला जाऊंगा तो कम से कम वहां अच्छी मजदूरी मिल जाती है। तो वो मजदूर बेचारा पैसों की लालच में वहां पहुंच जाता है गौरीकुंड, और गौरीकुंड जाकर उनको सुबत सिंह नामक लाला ने खच्चर चलाने का काम दिया। अब ये सुबत सिंह लाला का चरित्र थोड़ा अलग प्रकार का चरित्र है, कंजूस है और काम कराने वाला है, मीठी मीठी बातें करके, ऐसा चरित्र है। और ये ऐसा चरित्र हर क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। उनको कहा कि रामदीन, तुमको 6 महीने के लिए मैं काम पर रख देता हूं और 1 दिन का 200 रुपया दूंगा और साथ में तुमको रहने की, खाने की व्यवस्था मैं दे दूंगा और साथ में चप्पल जूते भी मैं आपको दूंगा। रामदीन बहुत खुश हो जाता है, काम पर लग जाता है। 16 किलोमीटर दूर तक केदार के आसपास और गौरीकुंड के आसपास वो अपने खच्चर को ले जाता है, लोगों को लाता है और जाता है। इस प्रकार वो 16 से 32-25 किलोमीटर दिन का काट लेता है, इस आशा से कि भाई चलो एक महीने का मुझे 6,000 मिल जाएगा। और उन्होंने गिन लिया कि मैं 6 महीना यहाँ काम करूंगा तो मुझे 36,000 रुपये मिलेंगे। तो 36,000 गिनता गया और सपने बुनता गया और 36,000 के लिए वो काम करता गया। तो हुआ ऐसा, 6 महीना हो जाता है और एक दिन ये भाई साहब जो है लाला सुबत सिंह के पास वो पहुंचते हैं कि भाई मैंने 6 महीना काम किया, मुझे 36,000 मुझे दे दो। लेकिन सुबत सिंह, जो आप देखते हैं कि हर गांव में जो जैसे महाजन होते हैं, किस प्रकार प्रेमचंद की कहानी में महाजन
किस प्रकार प्रताड़ित करते हैं, उसी प्रकार ये भी मीठी मीठी बातें करता है कि देखो काम तो बहुत मतलब खर्च हो गया, अभी तो पैसा है नहीं, लेकिन तुम एक काम करो, 6 महीना और रुक जाओ। वैसे भी ये जो खच्चर है वो उनको अब मुझे बैठे बिठाए खिलाना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप उस खच्चर को अगर चराने लगोगे तो मैं दिन का 50 रुपया दूंगा और खाना भी दूंगा, बाद में तुमको सब पैसे मैं दे दूंगा। वो बेचारा रामदीन ग्रामीण आदमी था, उसको पता नहीं, उसको ऐसा था कि चलो और मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो 6 महीना और बेचारा रुक जाता है। फिर वो सपने बुनता है, बढ़िया बढ़िया सपने बुनता है कि 6 महीने का 12,000 हो गया और 36,000 हो, ऐसा करके मेरा इतना रुपया हो जाएगा, 45,000 रुपया हो जाएगा। वो बेचारा काम करता गया। लेकिन बाद में भी जब पैसे उनके पास मांगता है 6 महीने के बाद, तो बोलता है सोबत सिंह कि भाई बेटा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, अब अभी सीजन आने वाली है, 2 महीना और काम कर ले तो तुमको 6,000 और दे दूंगा, तो तुमको 12,000 मिल जाएगा। इस प्रकार हर बार वो अपनी बातों में उनको ले आता है। रामदीन फिर से मतलब कि उनकी बातों में आ जाता है और वो 2 महीना और काम करता है। अब संवेदना की चरम सीमा यहाँ आती है कि ये जो बाढ़ जो आती है, जो 13 जून वाली जो घटना घटती है, उसका संकेत यहाँ पोखरियाल जी ने किया है। 2-3 दिन बाकी थे, उन्होंने बड़े-बड़े सपने वो कर दिए थे कि अब तो मेरे पास 57,000 रुपया आ जाएगा, मैं मेरे बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाऊंगा। वो मजदूर बेचारा क्या सोचेगा, और बाद में सोचता है कि मेरे बगल में छोटा सा घर है, मेरा घर तो टूटा फूटा है, उसमें ठंड के मौसम में हर जगह से हवा आती रहती है और बारिश के मौसम में हर जगह से पानी टपकता है। तो ये हर्षू भाई करके जो है वो बंबई चला गया है, वो घर बेचने वाला है 40,000 में। तो ये पैसा जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं 40,000 का घर खरीद लूंगा और बाद में घर बढ़िया खरीद लूंगा, जिससे मेरे बच्चे अच्छी तरह रहेंगे, मेरे और मेरी पत्नी के लिए अच्छा एक कमरा होगा और मेरे बच्चों के लिए भी अलग कमरा होगा। इस प्रकार के सपने जोड़ता हुआ वो 2 दिन खत्म होने वाला था और वो काम फटाफट कर रहा था। अचानक जिस दिन ये घटना घटने वाली थी, उसी दिन उनको पता चला कि भाई जबरदस्त बाढ़ आई है, कई लोग पानी में बह गए हैं। ये सोचता है हमारा रामदीन कि भगवान करे, हे भगवान, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग मर जाए लेकिन मेरा मालिक न मरे, मेरा लाला न मरे। अगर वो लाला मर गया तो मैं किससे पैसे मांगूंगा। तो जब वो वापस आता है जल्दी बिल्कुल बिजली की तरह वो चलता दौड़ता हुआ खच्चर को लेकर आता है। जब वहां गौरी कुंड आता है तो देखता है तो वहां कुछ नहीं था। जो लाला का घर वो भी बह गया था, वो गुड़साल था वो भी बह गया था और उनकी लाश भी पड़ी थी। तो बहुत रोता है, जोर जोर से रोता है, उनके पूरे सपने टूट जाते हैं और वो बौखला उठता है और इतना बौखला उठता है कि वो पागल जैसा हो जाता है। इतना हृदय को हमको वो झकझोर देने वाला वर्णन उन्होंने लेखक ने किया है। वो कुछ संवाद जो है मैं आपको आपके सामने अगर समय में 2-3 मिनट में बताना चाहूंगा। उस संवाद जो कितने हृदय को हम झकझोरने वाले संवाद है। वो बौखला गया था। निशंक जी लिखते हैं, वह जोर जोर से रोने लगा, मैं क्यों नहीं मरा मैं क्यों नहीं मरा, हे भगवान मैं क्यों नहीं मरा। वास्तव में उनको ऐसा लगा कि वो खुद मर गया। अंत में वो कहने लगा, अरे रामदीन मर गया रे, रामदीन मर गया, अरे रामदीन मर गया रे, रामदीन मर गया। घोड़ा चलाता था बेचारा, मर गया रामदीन, घोड़ा चलाता था बेचारा, मर गया रामदीन। तभी आसपास में 2-3 पुलिस वाले खड़े थे। किसी ने उनके उस पुलिस वाले में से किसी ने कंधे पर उनके हाथ रखा और कहा, कौन था रामदीन। तो रामदीन कहने लगा, रामदीन मर गया, खड़गाड़ गांव का था। रामदीन कमलदास का लड़का था, वो मर गया। पुलिस वाले ने उसका पता लिखा और बाद में एक स्टार वाले पुलिस वाले ने कहा कि ऐसा करो, रामदीन के घर वालों के लिए मुआवजा भेजा जाए। तो इतनी जबरदस्त मतलब कि घटना का वर्णन करके लास्ट अंत में नाट्यात्मक वो अंत लाते हैं लेखक। यानी कि लेखक वो
मजदूर को मरने नहीं देते और 6 लाख का मुआवजा पुलिस भिजवा देती है उनके घर। तो एक मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। अगर आप लोग के पास समय हो तो एक और कहानी मैं इसी प्रकार की कहानी है, झगड़े का समाधान। अगर हो आपकी गई हो इच्छा है तो हम लोग 1 घंटा सर, रखते हैं इसमें, हम लोग तो इसमें सर, 1 घंटा रखते हैं, तो आप 2 मिनट और ले लीजिए। हाँ, तो वो झगड़े का समाधान जो कहानी है वो भी बहुत सुंदर कहानी, उसमें भी ग्रामीण सरोकार का वर्णन है। सोबत सिंह और अमर सिंह जो भाई दोनों जो भाई होते हैं और भाइयों में जो जमीन के टुकड़ों के लिए कैसे मतलब कि वो जमीन के टुकड़ों के लिए लड़ते रहते हैं। और अंत में जब सोबत सिंह को अमर सिंह का घर मतलब उनकी जमीन में जो बना दिया था गौशाला, और बाद में झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद केस पंचायत में चलता है, पंचायत के बाद केस आगे बढ़ता हुआ कोर्ट में जाता है, डीएम के पास जाता है, लेकिन कोई उसका हल नहीं आता है। अंत में एक दिन ऐसा होता है कि लोग गांव के पंचायत वाले बातें करते कि भाई ये कुछ ना कुछ एक दिन ऐसा होगा कि बहुत बड़ा हत्याकांड होगा, क्योंकि दोनों भाई खतरनाक आमने सामने लड़ रहे हैं। और ऐसा ही हुआ कि 2 दिन के बाद एक जबरदस्त बारिश होती है और उसमें अमर सिंह का जो घर है वो बह जाता है, साथ साथ में जो गौशाला थी गायों की वो भी बह जाती है। उनके पास कुछ नहीं था। पंचायत होती है, पंचायत वाले कहते हैं कि भाई ये भाई को रहने के लिए जैसे तैसे वो तो बच जाते हैं, अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ बच जाते हैं। लेकिन जब बचे हुए रहे कहाँ, उनके भाई के साथ तो रह नहीं सकते। तो पंचायत वालों ने कहा कि ऐसा करते हैं, उनको एक पंचायत का घर दे देते हैं और उसके बाद जब नया घर होगा तब तक वहां रहेगा। तब उनका भाई जो कहता है सोबत सिंह, जो अभी तक उनके पीछे पड़ा था, वो वहां क्यों रहेगा के? तो पंचायत वाले सोचने लगे कि भाई ये गांव में से निकलना चाहता है। लेकिन बाद में पता चला कि वो उनके बाप दादा का घर है, उसमें क्यों नहीं रहेगा वो। मैं उनको, ये मेरा घर है, उसमें आधा हिस्सा उनको मैं दे देता हूँ, और जो जमीन उनकी मैंने ले ली थी मेरे पिता ने, वो भी मैं उसको वापस करता हूँ। इस प्रकार मतलब ग्रामीण सरोकार मतलब गांव में किस प्रकार की घटनाएं घटती है, बाद में उसका मधुर समापन किस प्रकार लेखक करवाते हैं, किस प्रकार हमें हिल मिलकर रहना चाहिए, उस पर भी लेखक ने बहुत बड़ा संकेत किया। नागर में सागर भरने का प्रयत्न किया बहुत कम समय में, और ये भी निशंक जी के साहित्य पर बात करना कठिन कार्य है, उसमें नहीं हो सकता, फिर भी मैंने संकेत प्रयत्न किया है। अंत में उनकी कविता की 2 पंक्तियां मैं बोल के मेरे व्याख्यान को विराम देना चाहूंगा। और वतन तेरे लिए कविता संग्रह की 2 लाइनें हैं। अतीत का गौरव लिए इतिहास का सृजन करेंगे। क्या कहते हैं निशंक जी? अतीत का गौरव लिए इतिहास का सृजन करेंगे, राष्ट्र के हित ही जिए हैं और राष्ट्र के हित ही मरेंगे। ये थे निशंक जी, और ये है निशंक जी। बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दिलीप जी, बहुत सुंदर। थैंक यू सर जी। आप सभी शिक्षाविदों का बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आगे भी हम लोग पुनः इस मंच पर उपस्थित हों और हम लोग एक दूसरे से के जो है ज्ञान सागर में अभिषेक करने का अवसर प्राप्त हो। हाँ सर, हमारी अध्यक्ष नहीं जुड़ पाई, स्मर प्रिया नहीं जुड़ पाई क्या? जी सर, जुड़ गई मैं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अध्यक्षीय वक्तव्य तो। अच्छा सर, मैं शुरू करूं? जी हाँ बोलो। जी बोलो। जी जी बिल्कुल, आपका स्वागत। ठीक है, धन्यवाद सर। बढ़िया, जीती रहे। इस संगोष्ठी के संरक्षक श्रद्धेय डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा जी, मुख्य वक्ता जोहरा अफजल जी, वक्ता डॉक्टर दिलीप मेहरा जी, डॉक्टर कपिल पंवार जी, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार तथा सत्यभान जी, आयोजक स्याही ब्लू बुक्स दिल्ली, और सत्यभान सिंह जी जिन्होंने मेरे साथ संपर्क किया और अरुण जी के कहने पर मुझे इस संगोष्ठी से जोड़ा। मैं आप सबको नमन करती हूँ। अरुण सर को पहले इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगी सबसे पहले, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं इस धरा पर जो सबको जोड़ते हैं। अरुण सर उस प्रकार से
हिंदी तर भाषी प्रदेश से लेकर के जो साहित्य प्रेमी हैं, जो वक्ता हैं, उनको लेकर के इस मंच पर लाते हैं, हिंदी प्रेमियों के साथ जोड़ते हैं, हिंदी जगत के साथ जोड़ते हैं, और कभी पश्चिम बंगाल वालों को लेते हैं, कभी उड़ीसा वालों को लेते हैं, कभी कश्मीर से लेते हैं, तो कभी असम से लेते हैं। इसलिए सर मैं आपको नमन करती हूँ कि मुझे आपने इस योग्य समझा कि मैं इसकी अध्यक्षता कर सकूं। 12 मिनट का समय है, इसलिए मैं एकदम संक्षेप में कहना चाहूंगी, कथावस्तु पर नहीं जाऊंगी। मेरे पूर्व वक्ताओं ने खूब अच्छी तरह से घटनाक्रम को रखा है, कहानी की कथावस्तु को रखा है। सबसे पहले जोहरा जी की बात यदि करें तो उन्होंने डब्बू की कहानी को विस्तार से समझाया, और उन्होंने इस बात को अभिव्यक्ति देने की कोशिश की, या इस बात को समझाने की कोशिश की, पोखरिया जी की बात को, कि उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि कई बार क्या होता है कि मनुष्य से अधिक संवेदनशील पशु होता है। मनुष्य में तो कई बार अंतर्द्वंद उपजता है, भला बुरा उपजता है, पर पशु जिसको चाहता है उसके प्रति आजीवन उसी प्रकार से अपने मालिक के प्रति अपनी भक्ति रखता है। और इन पहाड़ी स्थानों पर विशेष रूप से पशुओं के प्रति विशेष स्नेह रहता है, प्रेम रहता है, अपने पुत्र तुल्य उनको रखते हैं। और इस बात को डब्बू कहानी के माध्यम से जिस बात को मैडम ने अभिव्यक्ति दी वो निश्चित रूप से सराहनीय है। फिर उसके बाद उन्होंने अगली एक कहानी, 2 कहानियां और दी कि घर वापसी कहानी की उन्होंने बात कही, और उन्होंने घर वापसी में भी दिखाया कि लुटेरा जो बेटा है वो किस प्रकार से आता है, अपनी बात को जो दुष्ट बदमाश हो गया था जब वापस लौट करके आता है तो वो किस प्रकार से यथास्थिति को समझने के बाद मनुष्य में परिवर्तन भी होता है, या मनुष्य हमेशा जैसा है उसको उस प्रकार से हम नहीं आंक सकते, परिस्थिति के अनुरूप, परिवेश के अनुरूप उसमें निरंतर परिवर्तन आता जाता है। इस कहानी को भी उन्होंने उसको व्याख्यायित किया। उसके बाद एक बात और आपको बताना चाहूंगी, दिलीप जी मेहरा जी बाद में आए जुड़े, डॉक्टर कपिल पंवार उसके बाद मेरे साथ जुड़े। उन्होंने बहुत सारी बातें कहानी की पढ़कर के ऐसा लगा है कि जैसे कहानीकार ने इन अपने पात्रों के साथ साक्षात्कार किया है और उनकी भावना को ही वैसे ही अभिव्यक्ति दे दी है। सही में मुझे भी पढ़ते समय ऐसा लगा कि इन पात्रों से साक्षात्कार यदि न होता तो वो इस प्रकार का शायद नहीं लिख पाते। ये सबसे बड़ी बात है। फिर उसके बाद उन्होंने गुजराती परिवार की कथा की बात उन्होंने कही, मैं विस्तार से नहीं जा रही हूँ कथा पर, किस प्रकार से मनुष्य में अंतर्द्वंद होता है और अवचेतन मन में और चेतन मन में संघर्ष होता है, लोभ आता है, कई बार इच्छा होती है कि उस कथा में उन्होंने बताया कि कैसे उसके मन में लोभ आता है पैसों को देकर के, फिर भी मन विवेक के युद्ध में हमेशा विवेकी व्यक्ति अपने विवेक से काम करता है, जो पहाड़ी व्यक्तियों की विशेषता है। मैं शहरी जीवन में कम ऐसे मिलते हैं, पर पहाड़ी व्यक्ति जो होते हैं, पहाड़ी जीवन को जो जीते हैं, ये उनकी विशेषता होती है कि अपने विवेक के साथ वो कभी भी समझौता नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। फिर उसके बाद उन्होंने इसके लिए प्रेमचंद का उदाहरण दिया, प्रेमचंद की बैलों की बात कही, महादेवी की कहानियों में गिल्लू आदि जानवरों से जो चर्चा की कि इस प्रकार की कहानियां लिखी जा चुकी हैं कि पशु कई बार इतना संवेदनशील होता है कि मनुष्य के मन को जीत लेता है। इस प्रकार की बातें उन्होंने कही। फिर उसके बाद यदि हम आते हैं, हमारे अगले वक्ता जो हैं वो हैं प्रोफेसर दिलीप मेहरा। उन्होंने भी इनकी तुलना प्रेमचंद जी से की, और उन्होंने भी मुआवजा कहानी के माध्यम से, मुआवजा कहानी के माध्यम से रामदीन की कथा की व्यथा को सुनाया कि व्यक्ति अपनी सरलता के कारण, अपनी गरीबी के कारण कितना दब जाता है, अपने गरीबी की बोझ से दब जाता है। जब वो विश्वास करता है अपने मालिक पर, उसे किस प्रकार से दंड भोगना पड़ता है, इसकी चर्चा उन्होंने इस कहानी के माध्यम से कही। और अगली कहानी जो है जमीन कस्से सरोकार, इस माध्यम से भी जमीन को लेकर के विवाद शहरों में भी होता है और गाँव में भी होता है। इसीलिए गाँव में जमीन सरोकार की कहानी को निशंक जी ने किस प्रकार से अपने पात्रों के माध्यम से निपटाया है और एक सुखद अनुभूति की तरफ ले गए हैं, उसकी चर्चा भी उन्होंने सफल ढंग से की। इसके बाद अगली बात जो आती है, यदि मैं अपनी बात कहूं तो मैंने निशंक जी की कई कहानी संग्रहों को पढ़ा है, टूटते दायरे को पढ़ा है, अन्य कहानियों को भी पढ़ा है, क्या एक ही इच्छा, इसको भी मैंने पढ़ा है, भीड़ साक्षी है, इन 3-4 कहानियों को मैंने पढ़ा है, और निराला उपन्यास को भी पढ़ा है। पर आज जिस कहानी संग्रह पर चर्चा हो रही है इसको मैंने नहीं पढ़ा था, कल रात को मैंने इसको पढ़ा। मेरी ये व्यक्तिगत अनुभूति है, पता नहीं आप मुझसे हट करके भी बोल सकते हैं, मेरी ये व्यक्तिगत अनुभूति है कि उनकी दूसरी जो कहानियां हैं, दूसरे जो कहानी संग्रह हैं, उसमें वो कहानियां घटना प्रधान हैं और साधारण रूप से चलती रहती है। पर इस कहानी संग्रह में
उन्होंने अपने हृदय के दर्द को, अपने हृदय की पीड़ा को, अपनी मातृभूमि के प्रेम को उड़ेल करके रख दिया है। उसको हम उनकी हर कहानी में देख सकते हैं। इसीलिए चाहे डब्बू की कहानी हो, और एक और विशेष बात मुझे इनकी कहानियों में लगी कि इनकी कहानियों में वैसे तो हजारों लोग मरे, जितने लोग मरे हर एक की अपनी अपनी एक तड़पती हुई वेदना की कथा है। पत्रकार थे, नेता हैं, साहित्यकार हैं, इसलिए उन्होंने हर तबके से कथा को उठाया है। आपने ध्यान दिया होगा इन कहानी संग्रह को, आज आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो वो सेठ की भी बात करते हैं, दिहाड़ी मजदूर की पीड़ा की बात करते हैं, शहर से आए नेताओं की बात करते हैं, गाड़ी में जाने वाले अमीर लोगों की पीड़ा की बात करते हैं, और सब पानी ही पानी में कामायनी की तरह दिखाते हैं कि सारा संसार कैसे जलमग्न हो गया था, वहां सारा का सारा प्रदेश जलमग्न हो गया था, उसकी बात भी वो करते हैं। इसलिए अपनी कहानी में उनकी कहानी में एक बात मुझे और लगी कि इनकी कहानी में हृदय का फैलाव जो है खूब है। हृदय का फैलाव ये है, और हमेशा जितने भी पात्रों को उन्होंने लिया है, उनके चरित्र को टटोलने की, उनकी प्राण को टटोलने की, उनके हृदय के अंतर्मन की व्यथा को जानने की कोशिश की है। और मुझे कहानियां विशेष रूप से इसलिए अच्छी लगी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मीरा जैसे बोलती है कि घायल की गति घायल ही जाने, जो कोई घायल हो। अरुण जी ने सबसे पहले कह दिया कि प्रसाद जी ने कामायनी की कथा पढ़कर के लिखी थी, और इन्होंने जल प्लावन की कथा को देखकर लिखी है। मैं भी एक ऐसे स्थान पर रहती हूँ जहां नदियों से घिरी हुई हूँ, जहां समुद्री तूफान आता रहता है, जिसके बारे में आप लोग पढ़ते रहते हैं। महाप्रलय यहाँ समुद्री तूफान से भी 99 में हुआ था, उसकी स्थिति भी वैसी थी। मेरे मित्र ने कहा, संचालक जो है वो कह रहे थे कि यह केवल मात्र एक स्थान की, एक प्रदेश की, एक प्रांत की कथा नहीं है, ये विश्व विडंबना की कथा है, विश्व वेदना की कथा है, विश्व पीड़ा की कथा है। उसको उस आधार पर देखना होगा, क्योंकि जिस पीड़ा को हम यहाँ, हमारा दुर्भाग्य है या मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे कलम में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि यहाँ के लोगों की पीड़ा को या यहाँ के टूटते जीवन को, लोगों की टूटती पीड़ा को, उस जीवन को मैं देख करके चुप रह जाती हूँ, लिखने की ताकत नहीं है। पर निशंक ने वहां की पीड़ा को जो अभिव्यक्ति दी है, उसको देखकर कैसा लगता है, वो अभिव्यक्ति केवल मात्र उत्तराखंड के नहीं है, उड़ीसा का व्यक्ति भी उससे जुड़ा हुआ है, गुजरात का व्यक्ति भी उससे जुड़ा हुआ है। एक बात आपने ध्यान दी होगी उनकी कहानियों में उन्होंने गुजरात से आई हुई दंपत्ति की भी बात करते हैं, मुंबई से आई हुई दंपत्ति की बात करते हैं, दिहाड़ी मजदूर की बात करते हैं, जानवर की बात करते हैं, और गरीब जो मुआवजे लेने आता है उसकी भी बात करते हैं। और उनकी कहानियों की एक और विशेषता मुझे इसमें लगी कि उन्होंने कहीं कि मुझे लगता है, ये प्रेमचंद की कहानियों की तो बात आपने कही, महादेवी की कहानियों की आपने बात कही, मुझे कहीं कहीं लगता है कि इनकी कहानियां जो हैं, इन पर शुक्ल के सूत्र वाक्यों का भी प्रभाव है। शुक्ल जिस प्रकार से अपने निबंधों में एक सूत्र वाक्य कह देते हैं, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या करते चलते हैं, अपनी कहानियों में भी दिल को छूने वाले या दर्द को समझने वाली या हृदय को मरोड़ने वाले कुछ सूत्र वाक्य उनकी हर कहानी में परिलक्षित होती है, हर कहानी में दिखलाई देता है। एक कहीं जगह उन्होंने लिखा हुआ है, मुझे कहानी याद नहीं है, छोटा सा वाक्य है, कहते कहते किसी की पीड़ा, कहते कहते पात्र की पीड़ा, कहते कहते वो कह गए कि स्मृतियां भी बड़ी दुखद होती हैं, स्मृतियां बड़ा दुख देती हैं। कितनी बड़ी बात है, स्मृतियां दुखद होती हैं और दुख देती हैं। स्मृतियां को हम संजोते हैं, अच्छी स्मृतियां भी दुख देती हैं। कि इसके पीछे यदि इस पर चर्चा करें तो इसके लिए हमको 2-4 घंटे चाहिए होंगे कि कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। सच में यदि हम अपने मन को टटोल करके देखें, अच्छी स्मृतियां भी हमको कई बार बड़ा दर्द देती हैं, हम उनको भूलना चाहते हैं, इस बात को वो कह गए। वहीं पर उस प्रकार से देखते हैं कि प्रकृति चित्रण की जहां बात है, उनकी अन्य कहानियों में प्रकृति चित्रण का वर्णन उन्होंने किया है, वर्णनात्मक ढंग से किया है, अपनी बात को कहते हैं, सीधे विषय पर आते हैं, सपाट बयानी, ये सारी बातें मेरे मित्रों ने कही, बिल्कुल सही है। और जब प्रकृति चित्रण की बात आती है, मैं देखती हूँ कवि के न होने के कारण, देश प्रेमी होने के कारण, मातृभूमि से प्रेम होने के कारण अपनी कहानियों में यह कवि भावुक हो गया है कि इनकी कहानियों में भी कविता की सी भावुकता दिखती है। विस्तार से जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, मैं आपको एक उदाहरण दे सकती हूँ, जिसमें कि सुरसुरा के किसी कहानी में आप देखिएगा, पढ़िएगा, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है कि जब मुंबई से आता है, उसी गांव का एक लड़का जब महाप्रलय होता है मुंबई से आता है अपने ट्रक को लेकर के, और उसको अतीत की स्मृतियां उसको याद आती हैं, तो उसमें जमीन का सौंधापन, सुरसराती हवा, इनको देख करके ऐसा लगता है, इस शीतल हवा को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे मानो वह फसलों की कंघी कर रहे हैं। जरा
कई बार ऐसा लगता है इनकी कहानियों को पढ़ते समय, मुझे ऐसा लगता है कि अभी अरुण सर कह रहे थे कि ये प्रकाश का स्वरूप हमारे सामने आता है, मुझे तो महादेवी के रेखाचित्र जैसे सामने आते हैं। रेखाचित्र किसी विशेषता मुझे इसमें परिलक्षित हुई, क्योंकि जहां जहां प्रकृति चित्रण की बात आई, जहां जहां किसी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति देने की बात आई, उन्होंने वहां वहां उसको रेखाचित्र के माध्यम से या शब्दजाल को उन्होंने ऐसे बुनाए, उसके माध्यम से उन्होंने उसको अभिव्यक्ति देने की सफल चेष्टा की है। क्योंकि जैसा कहा, क्योंकि उनका जीवन संघर्षशील रहा, वो पत्रकार रहे, वो कवि रहे, राजनेता रहे, और अरुण सर ने जैसा कहा कि जब ये महाप्रलय हुआ था उसमें सबसे पहले पहुंचने वाले नेताओं में वो थे। इसीलिए जो पहले पहुंचता है वो अधिक पीड़ा को देखता है, लोगों की छटपटाहट को देखता है, लोगों की के दर्द को अनुभव करता है। इसलिए वो जो छटपटाहट है, वो जो पीड़ा है, वो दर्द जो है, उन सभी चीजों को उन्होंने इतने सरल ढंग से अभिव्यक्ति दे दी है कि इस पुस्तक को मैं आपको खोल करके बता रही हूँ कि अन्य कहानियों को जब मैंने पढ़ा उसमें मेरी रुचि रही, पर इतना मैं डूबी नहीं जितना कि इस कहानी संग्रह को पढ़ करके मैं डूबी हूँ। क्योंकि कल मुझे वो मिला, नेट से मैंने भेजा था मुझे, और मैंने सारे की सारी कहानियों को पढ़ा। और क्योंकि कोई कहानी जो है आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये कहानी जो है इसमें रिपीटेशन है, बार बार एक बात को दोहराया जा रहा है, इसी बात की परिचर्चा बार बार हो रही है, ऐसा आपको कहीं नहीं लगेगा। और हमें हर कहानी जो है वो अपने आप में अलग है। क्योंकि मैंने जिसको रीड किया उसको मैं फिर से कहूंगी कि उन्होंने अलग अलग तबके को लिया है। उन्होंने मरीज को लिया है, डायबिटीज के मरीज को लिया है, हार्ट के मरीज को लिया है, और छोटे उस दिहाड़ी मजदूर को लिया है जो इंसान को उठा नहीं सकता है पर अपने कंधे पर उसको उठा करके जा रहा है। 60 साल की उम्र का आदमी, लंबा चौड़ा, उस बोझ को वो उठा नहीं पा रहा है, तब भी जो है वो महादेव से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उस आदमी की भी रक्षा हो जाए, उसको भी 2 पैसे मिल जाए। सोचिए उसकी पीड़ा। क्योंकि मैं आपको अपना अनुभव भी यहाँ बताना चाहूंगी। जब मैं मंडी जाकर के रुकी थी और इसको पढ़ते समय मुझे वही सारे अनुभव मुझे याद आने लगे। रुकी थी, एक छोटा सा एक आदमी था, उसने मुझे कहा कि होटल तक पहुंचने के लिए 100 रुपए लूंगी। मैं 25 साल 30 साल पहले की बात कर रही हूँ, तब मैं सामान उठाने की ताकत मुझ में थी। तो मैंने सोचा कि इसको क्यों इतना पैसा, तो मैं खुद नहीं उठा के ले जाऊंगी, इतना होटल तो यही सामने है। वो आदमी मेरे पीछे पीछे चलता रहा और मुझे डर लगा कि शायद वो लूटेगा तो नहीं, क्योंकि मैं घूमने आई हूँ, हो सकता है मेरे पीछे आए। पर मैं 15-20 कदम चलने के बाद हांफने लगी, ऊंचाई पर चढ़ नहीं पाई। तो उसने मुझे पीछे से कहा कि मैडम जी, और हमको पता था कि आप उठा नहीं पाएंगे, रख लो ना हमको, चलो पैसा कम कर देते, 50 रुपया दे देना, आपकी बात हमारी बात सही। तो मैंने कहा नहीं 50 क्या दूंगी, 40 रुपया दूंगी तुमको। और वो ले गया। और जब जाकर के हम वहां पहुंचे तो मुझे लगा कि कितनी मेहनत ये लोग करते हैं। और मैंने 40 की जगह, आज मुझे याद है 30-35 साल पहले की बात है, मैंने उसको 120 रुपये, क्योंकि, और इसलिए उस पीरियड में समझ रही हूँ वो जो छोटा बच्चा जो 60 साल के लंबे चौड़े आदमी को अपनी पीठ पर लाद करके ले जा रहा है, उसको कितनी पीड़ा होती होगी। मनुष्य का शोषण करता है। शुरू में जो संयोजक हमारे, उन्होंने कहा कि मनुष्य ही मनुष्य का शोषण करता है, मनुष्य प्रकृति का शोषण करता है। हम प्रकृति की बात करते हैं, पर्यावरण को बनाए रखने की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, पर यदि हम अपने अंतर्मन में झांक करके देखें तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमने क्या किया। हम दूसरों को कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वन विभाग की जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है, पर हमने क्या किया। जब हम अपने आप से पूछेंगे, हम देखेंगे हमने कुछ नहीं किया। इसीलिए हमको अभी से इन कहानियों को पढ़ने के बाद हम, ये सतर्कता की घंटी है, ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी। निशंक जी ने जिस ओर इशारा कर दिया है, इसलिए उसके लिए हमको सचेतन होना होगा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमको मुहिम छेड़नी होगी। मुहिम बिना छेड़े कुछ नहीं हो सकता। जैसे ये अरुण सर अभी मेरे नवी संगोष्ठी में, इसलिए तरह तरह की समस्याओं को लेकर के संगोष्ठियां हो चुकी हैं। इसलिए इन पर चर्चा करने के साथ साथ हमें भी आत्मबल मिलता है, हमें भी मनोबल मिलता है इनकी कहानी के माध्यम से कि हम भी कुछ करें। मन विवेक का जो बहुत सुंदर प्रिया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपको बताऊं, बहुत बढ़िया। निशंक जी खुद समाज सेवी हैं, नेता हैं, पर उन्होंने कितनी बारीकी से मन को समझा है और अपने शासन तंत्र को समझा है। जहां वो बात कर रहे हैं, एक पुलिस है जो इस भयावह स्थिति में भी, इस दयनीय स्थिति में भी वो आदमी 100 रुपया लेने से नहीं चुकता है, क्योंकि हमारा स्वभाव है, हमारी घूस देने की आदत है, उनकी लेने की आदत है। आज पुलिस की बात मुंबई में हो रही है, उन्होंने तब ली थी कहानी की बात
कि हमारी देने की आदत है, उनकी लेने की आदत है, इसलिए हमें अपने को सुधारना होगा, हमको देने से रुकना होगा। वो उन्होंने सुंदर वाक्य कहा है, जब कहा था भाई इतने तो तुम कहाँ से ले गए थे, देर हो रही, उसने कहा कि 100 रुपए में निपटा दिया जी, बहुत सस्ते में काम हो गया, वो पुलिस 100 रुपए में राजी हो गया। सोचिए, हमारी देने की आदत है इसलिए तो ले रहा है। इसीलिए पहले हमको न देना सोचना, हम क्यों देते हैं? क्योंकि आगे निकल जाना चाहते हैं, जल्दी निकल जाना चाहते हैं, रास्ता तोड़ करके, नियम तोड़ करके जाना चाहते हैं, इसीलिए हम उसमें जाते हैं। इसीलिए हमें संयम नहीं है। इसीलिए इस बात को भी संक्षेप में सूत्र, इसलिए मैंने कहा सूत्र वाक्य है, सूत्र वाक्य के माध्यम से दिखा दिया है। पर लेखक सचेतन है, उसी कहानी में आगे जाकर को दिखाता है पुलिस अफसर है जो कि वो धन्यवाद देता है कि आपको धन्यवाद देता हूँ, ऐसी दयनीय स्थिति में, ऐसे दुर्दिन में आपने आकर के हमारे लोगों की सहायता की, यहाँ के लोगों को खान पान पहुंचाया। कितनी बड़ी बात है कि क्योंकि हमेशा समाज में उन्होंने इस बात को दिखा दिया कि समाज में 2 प्रकार के लोग रहेंगे, अच्छे भी रहेंगे और बुरे भी रहेंगे। जिनको आज हम बुरा कह रहे हैं, अपनी दूसरी कहानी में उन्होंने कहा जिनको हम बुरा कह रहे हैं, घर से जो भाग जाता है, जो भटका हुआ होता है, वो अच्छा भी हो सकता है। इसीलिए बुरे का ठप्पा हम उस पर नहीं लगा सकते। उसके लिए समाज का दायरा ऐसा बनाना होगा, परिवेश ऐसा बनाना होगा, जो बुरा जो है वो भी बदल जाए, वो भी अच्छा हो जाए, वो भी सुधर जाए, क्योंकि हमको समाज को सुधारने हम आए, समाज को बचाने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए जाते हैं क्योंकि हमको आनंद की प्राप्ति करनी है। इसलिए मुझे रोक देना चाहिए क्योंकि 12 मिनट का समय था, समय शायद हो गया होगा, और क्योंकि इस पर चर्चा समय ज्यादा हो गया है। जी सर, समय ज्यादा हो गया है सर, ज्यादा हो गया, इसलिए मैं रोकती हूँ यहाँ पर। फिर कभी चर्चा होगी विस्तार से तो बात करके जी, समय की सीमा को लांघना करेंगी। जी, समय की सीमा को लांघना अध्यक्ष के लिए कम से कम बिल्कुल ठीक नहीं है, पर हम अध्यापकों की बड़ी बुरी आदत होती है, माइक थामते हैं तो छोड़ते नहीं है। तरह तरह की बातें दिमाग में आती हैं, तो बात आती है कि तुरंत सारी बातें कह दे, पर ये संभव नहीं है। इसलिए मैं आप सबका पुनः धन्यवाद देता हूँ, उन्हें नमन करते हुए और उनसे प्रेम भिक्षा मांगते हुए, उनका आशीर्वाद हमारे सबके सिर पर रहे। मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करके मैं धन्यवाद करूं? नहीं, मैम बहुत धन्यवाद आपका और सभी वक्ताओं का धन्यवाद। और स्याही ब्लू रविवारीय पुस्तक वार्ता की जो ये 9वीं श्रृंखला थी आज, इस पर हमने चर्चा की और इस चर्चा में हमने जो कहानी संग्रह लिया था वो केदारनाथ आपदा थी, और इसमें जो हमारे साथ जुड़े हुए थे चर्चाकार वो प्रोफेसर स्मर प्रिया मिश्रा, प्रोफेसर जोहरा अफजल, डॉक्टर दिलीप मेहरा और डॉक्टर कपिल पवार और प्रभात कुमार प्रभाकर जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। हम सभी वक्ताओं का और दर्शकों का आभार प्रकट करते हैं और हम आपसे विदा लेते हैं। अगली श्रृंखला में मुलाकात होगी एक नए कहानी संग्रह के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार सर।